Hello friends, welcome to my channel Science Analytica. So today I'm going to take a new topic that is center of mass. ये rotational motion के अंदर ही हमारी आगे continuation के अंदर है. So center of mass क्या होता है? It is nothing but a mathematical और आप कह सकते हैं कि एक hypothetical concept है जिसमें हम कहते हैं कि अगर एक rigid body है उसके अंदर एक ऐसा point lie करता है जहाँ पे पूरा का पूरा जो body का mass है वो क्या होता है, concentrated होता है. ठीक, तो ये ऐसा एक्चुअल में नहीं होता कि हाँ कि सच में एक पॉइंट ऐसा लाई करता है बॉडी के अंदर कि जिसपे पूरा का पूरा बॉडी का मास है जो वो फिक्स्ड है या कंसंट्रेटेड है. ये सिर्फ फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन लगा लीजिए या फॉर ईज ऑफ मैथमेटिकल एप्लीकेशन लगा लीजिए, हम ऐसा मान करके चलते हैं. पर ये है तो डेफिनेटली वी हैव टू स्टडी दिस. सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास इन अ प्रॉपर मैनर? वी कैन से अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी or a system of bodies is a point where the entire mass of the body system is supposed to be concentrated. See, so if all the external forces acting on the body were to be applied at the center of mass, the state of rest or of motion of the body shall remain unaffected. इन्होंने क्या कहा है कि if any kind of external force is applied on the center of mass, then the state of body should not be changed. If it is in motion, it should remain in motion. That force shouldn't affect the motion of the body when it is applied on the center of mass. Similarly, if a body is at rest, it will remain at rest when you are applying the external force on the center of the mass. So हम कह सकते हैं कि जब आप कोई भी फोर्स सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करो तो जो बॉडी की स्टेट है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए. ठीक, और क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज सिंपली अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. इट इज नॉट ऑल नेसेसरी दैट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एक्चुअली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मास. अभी ये हमने कह दिया है कि जो पूरी बॉडी का मास है वो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड होता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि पूरा मास जो सा है वो वही कंसंट्रेटेड हो जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं हम बात करें कि जो सेंटर ऑफ मास होता है ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द रिंग बट वेयर देयर इज़ नो मास. आपको पता है, आपने रिंग देखी है, होलो होती है वो, ठीक है, बीच में से तो ऑफकोर्स. तो जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है ये रिंग होगी आपकी, ठीक, और जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो हम बीच में रखते हैं, सेंटर में लाई करता है. लेकिन ऐसा तो नहीं कि अब इसके सेंटर में ही मास है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, ये तो जीरो खाली होती है. इवन देन वी आर कंसीडरिंग दैट द सेंटर ऑफ मास इज लाइंग समवन हियर एट द सेंटर ऑफ द रिंग. सो वही जो मैंने पहले आपको कहा था, इट इज़ बेसिकली अ क्लियरली अ मैथमेटिकल एंड अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. सो कैलकुलेशन के लिए है सिर्फ ये. तो नेक्स्ट हमारा जो आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम की हम बात करेंगे. तो हमने यहाँ क्या लिया है? हमने तीनों एक्सिस ले लिए, एक स्पेस लिया है, एक्स वाई जेड एक्सिस लिए हैं, ओ बी द ओरिजन, और हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स लिए हैं सिस्टम के एक्स वाई जेड. और हमने क्या लिया? अब दो पार्टिकल कंसीडर किए हैं. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मास m1. दिस a1 इज द पार्टिकल हैविंग मास m1 एंड द सेकेंड पार्टिकल इज लाइंग एट b हैविंग मास m2. ठीक, वेयर r1 एंड r2 इज नथिंग बट द पोजिशन वेक्टर. दिस इज द वेक्टर which is actually specifying the position of the particle from the origin. That is OA is the first position vector, R1 vector, and OB is the second position vector, that is R2, specifying the position of the particle 2, that is particle B from origin. Now let's see with the position of center of mass of the system of the two particles. We have taken a point C here, specifying the position of center of mass. We can say that center of mass of the two bodies is lying in between somewhere here at C and it is at position R from the origin. So यहाँ जो R है वो क्या है? center of mass का position vector है. ठीक, now अब हमने क्या लिया? let V1 and V2 are the velocities of the particle M1 and M2 respectively at any instant of time t. तो उस केस के अंदर we know this relationship, there is nothing new. वेलोसिटी क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, dr1 अपॉन dr2 इसमें लिखा गया है, एंड v2 इज dr2 बाई dt. तो लेट, अब ये जो आपको सिस्टम पता लग गया कि दो पार्टिकल लाई कर रहे हैं जिनका मास m1 m2 है, जिनकी पोजीशन भी हमने स्पेसिफाई कर दी, क्या है? r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर है, और इनके बीच में किसी पॉइंट c पे हमारा क्या लाई कर रहा है? सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है. उसकी भी पोजीशन हमने स्पेसिफाई कर दी, वो क्या है? r वेक्टर, कैपिटल R वेक्टर है. तो अब हमने इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी बता दी क्या होगी, v1 एंड v2. अब नाउ व्हाट वी आर कंसीडरिंग हेयर, f1 इज अ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m1. इन्होंने कहा है कि जो पार्टिकल m1 है उस पर हमने स्मॉल f1 फोर्स अप्लाई की है, और m2 पे कौन सी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है? दैट इज f2. सो और इसमें हम लोग
क्या लेंगे, कैपिटल F12 इज एक्चुअली म्यूचुअल इंट्रैक्ट। अभी तो हमने जो स्मॉल f है वो किस लिए है, एक्सटर्नल फोर्स के लिए है, और जो ये कैपिटल F की हम लोग बात कर रहे हैं वो हम क्यों ले रहे हैं, वो म्यूचुअल इंट्रैक्शन दिखा रहे हैं। अब किसी बॉडी के अंदर अगर दो पार्टिकल लाई कर रहे हैं तो वो म्यूचुअली भी तो इंट्रैक्ट करते ही हैं, लेकिन अच्छा ठीक है वो म्यूचुअली इंट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम उनकी बात बहुत ज़्यादा नहीं करते, हम हमेशा एक्सटर्नल फोर्स पर बहुत फोकस करते हैं। उसका एक रीज़न होता है, क्या रीज़न होता है कि जो से पार्टिकल्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, अगर दो पार्टिकल है मान लीजिए, तो ए क्या करेगा, बी पे फोर्स लगाएगा, और बी क्या करेगा, ए पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये जो उनसी फोर्सेस होती हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं, यानी जितनी फोर्स ए ने बी पे लगाई है उतनी ही फोर्स जो सी है बी वो ए पे एक्सर्ट करेगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो उन लोगों का जो नेट रिजल्टेंट आ जाता है वो क्या आ जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि उसका तो इतना इफेक्ट नहीं है इंटरनल फोर्सेस का, तो ज़्यादा जो इफेक्ट किसका है, एक्सटर्नल फोर्सेस का होता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ लेकिन हम कंसीडर तो करके चलेंगे F12 इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2 एंड F21 इज द इंटरनल फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, यानी M1 M2 एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं अब लीनियर मोमेंटम की, पार्टिकल M1 की, वो कितना है, P1 है, विच इज़ M1 इंटू V1, नथिंग न्यू। According to Newton's second law, the rate of change of linear momentum is equal to the total force acting on this particle, which is F1 plus F12। अच्छा, अब ये जो टोटल फोर्स है वो किस पे एक्ट कर रही है, वो ए पार्टिकल पर एक्ट कर रही है जिसका मास कितना है, M1 है। ठीक, ए पे कैसे, क्योंकि ए पे दोनों तरह की फोर्स एक्ट कर रही है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है जो हमारी F1 है, स्मॉल F1 है, और एक इस पे इंटरनल फोर्स एक्ट कर रही है बाय पार्टिकल B, M2 जिसका मास है उस पार्टिकल की वजह से, वो क्या है, F12। और ये सभी हमने न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके फॉर्म में हमने लिखा है। यहाँ मैंने क्या ले लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ले लिया, dP1 बाई dt ले लिया, एंड इट इज़ द सम ऑफ ये F1 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, प्लस F12 क्या है, आपकी इंटरनल फोर्स है जो आपकी M1 के ऊपर लग रही है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसी को मैं P को अब फर्दर क्या लिख सकती हूँ, M1 V1 लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया वो, बाकी राइट हैंड साइड आपकी सेम रही। उसके बाद क्या कर सकते हैं, सिमिलरली सेकंड पार्टिकल के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसी को क्या कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ सेकंड पार्टिकल के लिए। So it will come out to be d by dt into M2 V2 is equals to F2, which is the external force applying on the second particle B, and plus F21 which is the internal force applied on particle at B due to particle at A. See, on now हमें ये पार्टिकल A के लिए आ गई इक्वेशन और ये पार्टिकल B के लिए आ गई। तो on adding these two equations will have this type of relationship, that is on adding d by dt, लेफ्ट साइड को आपने ऐड किया एंड फाइनली फिर आपने राइट साइड को ऐड किया। अच्छा, अब आप देखें ये जो दोनों फोर्स होती हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, दैट इज F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, तो वो क्या कर जाएंगी, कैंसिल कर जाएंगी, और इनका जो नेट रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इनका तो इफेक्ट है नहीं, इन्हें निगलेक्ट कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, राइट साइड F1 एंड F2 दोनों की दोनों क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। सो दिस इन्हें भी अगर हम जोड़ें तो नेट रिजल्ट में हमारे पास कुछ एक्सटर्नल फोर्स ही आएगी ना, तो इसे हमने क्या ले लिया, स्मॉल f ले लिया। ठीक, और यहाँ जो हमारे पास था हमने उसे क्या ले लिया, d बाई dt को बाहर कॉमन ले लिया, और हमारे पास जो अंदर रिलेशन था वो ऐसा सच रहेगा। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, नथिंग न्यू। अब नाउ यूजिंग V1 इज इक्वल्स टू dr1 इंटू D2 एंड V2 इज इक्वल्स टू dr अपॉन dt, तो इनकी जगह सब्सटीट्यूट करेंगे V1 एंड V2 की, हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। ठीक, अगेन हम d बाई टी को बाहर लें तो हमारे पास d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर करके हमारे पास ये आ जाएगा जो अंदर M1 R1 प्लस M2 R2 था, विच इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल फोर्स F। नाउ मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन द लेफ्ट साइड बाय M1 प्लस M2 विल हैव दिस रिलेशनशिप। ठीक, उसके बाद व्हेन होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट C, अगर अब हमने क्या माना है, सेंटर ऑफ मास को हमने कहाँ माना है, C पे माना है, और हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि बॉडी का जितना भी मास है वो कहाँ पे फिक्स्ड है या कॉन्सेंट्रेटेड है, C पॉइंट पे, विद पोजीशन वेक्टर कैपिटल R। सो इन दैट केस इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन इट एज, इस पूरे को मैंने क्या ले लिया, इस पूरे को हम लोगों ने क्या लिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर मास दैट इज R। ठीक, तो हमारे पास जो R का वैल्यू है वो क्या है, बेसिकली ये आएगा M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन सम ऑफ द दीज टू मासेस M1 एंड प्लस M2। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फाइनली मेरे पास जो रिलेशन निकल कर के आया वो कुछ ये आया।
तो अब ये जो इक्वेशन हमने निकाली है सिंप्लीफाई करके, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला है, तो हेंस इससे हमें पता लगता है दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज दिस इज द position vector of center of mass of the two particle system is such that the product of the total mass of the system and position vector of the center of mass is equals to the product of the masses of the two particle with their respective position vectors, that is m1 r1 and m2 r2। तो ये हमारे पास जो पूरा है वो निकल करके आया है, और इससे क्या हम फर्दर एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन कर सकते हैं वो ये है, दिस डेरिवेशन शोज दैट विद द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास the motion of total mass of the system is described under the effect of external force only। अगर अब आपने देखा जब हमने डेरिवेशन की तो हमारे पास फाइनली क्या हो गया था, जो इंटरनल फोर्सेस थी वो जीरो हो गई थी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह गई थी, एक्सटर्नल फोर्सेस रह गई थी। तो इससे हमें पता लगता है कि जब हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करके हमारी डेरिवेशन कर रहे हैं ना, या मोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं जो हमारा जो इफेक्ट है एक्सटर्नल फोर्स का वो क्या हो गया, जीरो हो गया, सॉरी इंटरनल फोर्स का जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाता है, और सारा का सारा इफेक्ट किसकी वजह से आता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। यही इसमें शो किया गया। नाउ इफ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, अगर मैं मान लूँ कि सेंटर ऑफ मास मेरा ओरिजिन पे ही लाई करता है, तो उस केस में जो पोजीशन वेक्टर है जो क्या बता रहा है, ओरिजिन से लेकर के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताता है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ जीरो सब्सटीट्यूट करूँ तो फाइनली मेरे पास क्या रह जाएगा, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, तो उसके बाद m2 r2 क्या आएगा, माइनस m1 r1 आ जाएगा। तो इससे मेरे पास ये क्या आएगा, r2 की मैंने वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली, और r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पार्टिकल विच इज लाइंग एट पॉइंट b, वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरह का आएगा, दैट इज माइनस m1 अपॉन m2 इंटू r1। नाउ अगर अब मैं कंसीडर करती हूँ कि मेरा जो m1 है वो ग्रेटर देन m2 है, और जो r2 है वो ग्रेटर देन r1 है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास है इट विल लाई क्लोजर टू द हैवियर पार्टिकल। तो ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करेगा, वो हैवियर पार्टिकल की तरफ लाई करेगा। और सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या करता है, इट डिवाइड्स इंटरनली द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इन द इनवर्स रेशो ऑफ द मास। इनवर्स रेशो ऑफ द मास का मतलब क्या होता है कि ये अगर आपका मास ज़्यादा है तो उसकी तरफ जो वो जाएगी है ना, पार्टीशन होगा वो कम होगा, क्योंकि आपको पता ही अगर मान लीजिए तो आपके पार्टिकल्स हैं ए बी, और इसमें मान लिया जो हैवियर पार्टिकल है ना, तो हैवियर पार्टिकल की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड होगा आपका सेंटर ऑफ मास बजाय कि लाइटर पार्टिकल के। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल इज इक्वल टू द ऑफ इक्वल मास लाई एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम। अगर दोनों पार्टिकल हमारे सेम उसके हैं, ए बी पे जो भी पार्टिकल है उनका मास सेम है, तो उस केस के अंदर ओनली जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली सेंटर के अंदर लाई करेगा। अदरवाइज ये क्या होगा, हैवियर पार्टिकल की तरफ झुका हुआ होगा हमेशा। मान लीजिए अगर मेरा पार्टिकल्स बी पे हैवियर है, m2 है, तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो भी टुवर्ड्स बी होगा, ए नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगा लीजिए आप सेंटर ऑफ मास के बाद जो डेरिवेशन से हमें निकल के आई है वो ये है। अदरवाइज दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम। नाउ वी हैव टू एक्सटेंड दिस सिस्टम फॉर n पार्टिकल ऑफ सिस्टम। अभी तक हमने क्या किया था, हम लोग सिर्फ टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे थे, है ना, लेकिन एक रिजिड बॉडी में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो इसीलिए हम उन्हीं रिजल्ट्स को आगे कहाँ लेकर के जाएंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आगे क्या करेंगे, उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। सो द रिजल्ट ऑब्टेन इन द प्रीवियस आर्टिकल आर जनरलाइज इजली टू द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स not necessarily lying in the same plane but in the whole space xyz if ri be the position vector of the ith particle of mass mi। अब हमने कोई भी ना रैंडमली ith पार्टिकल ले लिया जिसका मास क्या था, mi था, ठीक है, और उसकी पोजीशन क्या थी, सेंटर से ri थी, तो उस केस में जो हमारे रिजल्ट निकल कर के आए हैं पहले उसी को अगर जनरलाइज किया जाए तो वो क्या होगा, r की जो वैल्यू आएगी, कैपिटल R हमारा है, वो क्या होगा, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n दैट इज mi ri अपॉन समेशन। ये क्योंकि क्या था, ये अगर मैं टू पार्टिकल की सिस्टम की बात करूँ तो उसमें क्या था, सॉरी, अच्छा तो मैं अभी क्या बात कर रही हूँ, मैं अगर टू पार्टिकल सिस्टम की बात करती हूँ तो उसमें क्या था, मेरे पास r कुछ इस तरह का था, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी कंसेप्ट को हमने n पार्टिकल के लिए क्या किया है, एक्सटेंड किया है।
तो मेरे पास क्या आएगा जा करके, ये आएगा मेरे पास। मैंने ith पार्टिकल कोई भी जनरल वो ले लिया, ith पार्टिकल ले लिया जिसका मास मैंने बता दिया कि mi है, और जितने भी पार्टिकल्स थे उनका जो समेशन मैं कर दूँ तो वो टोटल मेरे पास मास आ जाएगा, जो क्या आया है, mi आया है। नथिंग डिफिकल्ट एंड नथिंग न्यू। सो नेक्स्ट वन इज, इसी कैपिटल को मैंने इसी को क्या लिख दिया, समेशन mi को इकट्ठा करके क्या लिख दिया, टोटल मास m लिख दिया, ठीक, जो कि मास ऑफ द बॉडी भी होगा। नाउ लेट xi, yi, zi बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज लोकेटेड। मान लीजिए स्पेस में, अब हम 2 डायमेंशन की जब बात करते थे तो पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट बहुत थे, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि जो हमारे n पार्टिकल्स हैं वो स्पेस में कहीं भी लाई कर सकते हैं। तो अगर मैंने कोई भी ऐसा पार्टिकल ले लिया और उसकी पोजीशन बता दी कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में लाई कर रहा है x, y, z के अंदर, तो उस केस के अंदर मैं पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट का यूज़ करूँगी, क्योंकि वो स्पेस में है। तो और उसका पोजीशन वेक्टर भी अब 3 डायमेंशनल में आएगा, क्या आएगा, xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर एक्स वाई जेड को मैं क्या ले लूँ, कोऑर्डिनेट ले लूँ, किसके, सेंटर ऑफ मास के, उसके इसके अंदर जो मेरे पास कैपिटल आर आएगा, जो कि क्या होगा, मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, वो भी क्या होगा, कैपिटल की फॉर्म में आएगा, कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप। अब ये जो वैल्यू थी स्मॉल आर की और कैपिटल आर की, अगर इसे हम अपनी इक्वेशन में पुट करें, यानी इस इक्वेशन में मैं स्मॉल आर की वैल्यू पुट करूं और कैपिटल आर की वैल्यू पुट करूं, तो मेरे पास एक नया रिलेशन निकल करके आएगा। कैपिटल आर की वैल्यू आपको पता चल गई, क्योंकि कैपिटल आर क्या था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर था, और आपका जो स्मॉल आर था वो क्या था, किसी भी पॉइंट ith पार्टिकल का क्या था, पोजीशन वेक्टर था स्पेस में। स्पेस में बात हो रही है तभी ये 3 कोऑर्डिनेट्स आए एक्स वाई जेड, अदरवाइज तो प्लेन की बात होती तो कोई भी 2 कोऑर्डिनेट ही होते, ठीक। तो अब इसमें बाय कंपेयरिंग मतलब इनके जो हमारे आई कैप जे कैप है, इन्हें आप इक्वेट करें तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे निकल करके। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, किसके बराबर, वाई के लिए रिलेशन आएगा, जेड के लिए अलग रिलेशन आएगा। अब ये जो एक्स वाई जेड थे वो किसके कोऑर्डिनेट थे, सेंटर ऑफ मास के। हाँ जी, तो हमने अब क्या कर लिया है, सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है उसे पता लग गया हमें, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट पता लग गए तो हमें ये पता लग जाएगा कि सेंटर ऑफ मास स्पेस के अंदर कहाँ लाई करता है, ठीक। तो इससे पता लगता है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ रिजिड बॉडी ऑफ अ फाइनाइट साइज इज सो लार्ज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी आउट समेशन ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल as the spacing between the particle is very small, so we cannot treat the body as a continuous distribution of mass। अभी हमने क्या किया, हम इन्होंने कहा कि अभी हमारा क्या होता है समेशन, तो हम एक फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाए और वो भी उन कंटिन्यूस मैनर में है, वो पार्टिकल उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, वो बड़ी कंटिन्यूटी के अंदर है, तो उस केस में हम लोग समेशन नहीं यूज़ करते, उस कंसेप्ट के अंदर हम लोग मैथ्स में क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो इनमें भी हम लोग वही करेंगे। हमने पूरी बॉडी को ही क्या कर दिया, स्मॉल एन एलिमेंट्स ले लिए, दैट इज डेल्टा m1 डेल्टा m2 डेल्टा mn तक, n तक, ठीक है। तो इफ द ith पार्टिकल जिसका मास डेल्टा mi है वो किसी पॉइंट पे कहाँ xi y zi पे लाई करती है, तो अब ये जो कोऑर्डिनेट हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास सेंटर ऑफ मास के, और वो किस तरह के होंगे, कैपिटल एक्स वाई जेड जो हमने समेशन की फॉर्म में निकाले थे उन्हें ही हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में निकाला है, अब सॉल्व किया है। क्यों इंटीग्रेशन की फॉर्म में निकाला है, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो अबाउट क्या थी, कंटिन्यूस थी, तो इसीलिए उन्हें उनके बीच में जो स्पेसिंग थी वो बहुत कम थी, तो इसीलिए हमने उन्हें क्या कर लिया, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ही मान लिया, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास ये क्या आए हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स आए हैं सेंटर ऑफ मास के, ठीक। तो इन जनरल हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम आर निकालते हैं वो भी इसी फॉर्म में आएगा, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम, और ये जो स्मॉल आर था वो क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल था। नाउ अगर मैं मानती हूँ कि मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, ओरिजिन पे लाई करता है, तो मेरा जो आर है कैपिटल वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे मेरी जो ये राइट हैंड साइड है वो भी 0 हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, सभी कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि जब सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से उठ करके ओरिजिन पे ही आ गया, तो फिर जो ओरिजिन से उसकी पोजीशन बताते थे सेंटर ऑफ मास की, जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते थे, उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो तो 0 ही हो जाएगा, फिर सभी कोऑर्डिनेट्स भी 0 हो जाएंगे, है ना। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए मान लीजिए अभी आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता था, ठीक, तो ओरिजिन ये था, ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बताता था उसको हम लोग कह रहे थे पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास।
अब मैं कह रही हूँ कि मैं इसको पार्टिकल को उठा करके वापस कहाँ लेकर के आ गई, ओरिजिन पे। जब मैं ओरिजिन पे ही लेकर के आ गई इसको उठा के, तो इस आर का तो मतलब ही नहीं रहा। अब ये आर तो क्या हो गया, मेरा ज़ीरो हो गया। बस यही मैंने किया है यहाँ पे कि मैंने मान लिया कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास था वो अब कहीं यहाँ तो अदरवाइज उसके कोऑर्डिनेट्स थे फिक्स, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे। लेकिन अब क्या है, मैंने उसको उठा के कहाँ, ओरिजिन पे मैं ले आई हूँ। उस केस के अंदर क्या होगा कि आपके जो कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर्स हैं अब वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे ऑफकोर्स। तो फॉर ऑल होमोजीनियस रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिक सेंटर। अच्छा, ये तो आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट के बारे में बता दिया। उसके बाद ये कहा जाता है कि अगर मैं हम जनरल बात करें, अगर कोई भी होमोजीनियस या रेगुलर आपकी कोई रिजिड बॉडी है, उसमें जो सा सेंटर ऑफ मास होता है ना, इट जनरली कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वही बेसिकली क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। सो ये नाउ टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट सेंटर ऑफ मास, उसके बारे में। फिर टू पार्टिकल सिस्टम, मैनी पार्टिकल सिस्टम, ये सब हमने डिस्कस किया है। सो होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो और नेक्स्ट जो इसी सेगमेंट, इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ है, उसके लिए आप प्लीज़ बी इन टच विद द चैनल। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो इसकी इसी चैप्टर में जो आगे कॉन्सेप्ट है वो आप बिना किसी इंटरप्शन के देख सकें। थैंक यू सो मच।